हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गया आपका साहू स्क्रीनिंग का ये टेस्ट। और मैं योगेश अग्रवाल वाई एकेडमी लाइव इस चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं फिजिक्स का जो पोर्शन था उसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फिजिक्स का पार्ट क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो उसमें एक आपको सर्किट दिया हुआ है। ये R1 R2 है। यहाँ से करंट I आ रही है और करंट I डिवाइड होके इस तरफ I1 और इस तरफ I2 जा रही है। राइट। और वापस यहाँ पे I जा रही है करंट। तो आपको पूछा ये क्या है? फाइंड द करंट इन रेसिस्टर R1। फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस R1। R1 में करंट निकालो, यानी I1 निकालनी है आपको। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, कुछ लोग अगर जानते होंगे तो उन्होंने फटाफट निकाल दिए होंगे, लेकिन इसका एक तरीका भी है। अगर हम R के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, राइट, तो V इक्वल टू क्या होता है? V होता होगा क्या इसका? देखिए, पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं एक सर्किट का। R इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप लोग 1/R1 प्लस 1/R2 से निकालेंगे, यही आएगा R इक्विवेलेंट। राइट। तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का जो टोटल होगा V इक्वल टू IR। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा I इंटू और R ये रख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पूरे सर्किट का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो R1 को भी यही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, R2 को भी यही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। राइट। और हमें अब करंट निकालनी है R1 में। तो फॉर R1 करंट I1 और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I1R1, यही हो जाएगा। तो हमको I1 निकालना है। I1 इक्वल टू V अपॉन R1। V हमारे पास ये है पूरा, देखिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। कट करो तो क्या बच गया? वही आंसर आ जाएगा I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिसमें निकालना हो उसके अपोजिट का, यानी टोटल करंट अपोजिट का रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल का रेजिस्टेंस, यही है। तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। सो 31 जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ध्यान रखिए। इजी था एकदम, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश इसमें की थी, जो मैं हमेशा से कहता जा रहा हूँ। साहू कॉलेज ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ कंफ्यूजन की कोशिश करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सर्किट दे दिया उन्होंने, ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये 100 वोल्ट, और यहाँ पे है ये A और B। राइट। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? राइट। तो ऐसा देखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये दो बाहर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज कनेक्टेड विद प्लस 100 और B इज कनेक्टेड विद माइनस पार्ट ऑफ द 100 वोल्ट बैटरी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो भी करंट फ्लो होगा, अब करंट सपोज ऐसे फ्लो होगा, लेकिन बात क्या है, इसे पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं है। जब कोई कंप्लीट सर्किट नहीं होता है ना, तो उसमें जब करंट फ्लो होगा तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि
टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। इस आधार पर फिलहाल इसमें जो कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसके लिए ए और बी के बीच में भी ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमको नजर आएगा, क्योंकि करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसको कोई कनेक्शन कहीं से दिया नहीं है। बेसिकली ये कनेक्टेड है लेकिन यहाँ ओपन है, ये कनेक्टेड है लेकिन यहाँ ओपन है, इसके लिए ए और बी के बीच में भी ना सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, राइट। थर्टी थ्री देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म, आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म। अब आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म जब होता है इसका मतलब क्या हुआ, और साथ में ये भी दिया हुआ है वन एंगल इज 90 डिग्री विद वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये किस टाइप का प्रिज्म है ये भी पूछा है इन्होंने। तो आइसोसेलस इस टाइप का एक प्रिज्म होता है। आइसोसेलस का मतलब जिसके दो साइड इक्वल हो, तो ये दोनों साइड इक्वल है देखिए, और ये 90 डिग्री है, राइट। तो ये भी एक प्रिज्म की तरह काम करेगा, ए बी सी इसको अगर अपन पकड़ लें तो ये किस टाइप का प्रिज्म होगा, टोटली रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 टोटली रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, 2 इज partially refracting prism, partially refracting prism, totally reflecting actually, reflecting prism, और third is refracting prism, and fourth is totally diffracting prism। तो बेसिकली होने वाला क्या है यहाँ पे देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है। आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा कि जब कोई डेंसर मीडियम से कोई लाइट की रे रेयर मीडियम में जाएंगी, रेयर मीडियम में, तो नॉर्मली क्या होता है, जब लाइट रे जा रही है यहाँ पे एंगल आई है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करें, एक ऐसा एंगल आता है जिसमें लाइट की रे ऐसे चली जाती है बिल्कुल, तो इस एंगल को बोलते हैं आईसी। आईसी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है ना 90 डिग्री हो, ये होता है जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो, राइट। अब यहाँ पे जब हम इससे और ज्यादा अपना एंगल कर देंगे, इससे भी ज्यादा कर देंगे, जैसे ये जो एंगल है ना, दैट एंगल I3 इज ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, तो फिर कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा जो लाइट की रेज है डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती हैं। तो इसे कहते हैं हम TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टायर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं अपन, राइट। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा नॉर्मली यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं कि IC नॉर्मली 42 डिग्री पर हो जाता है क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एनी I यानी एंगल I is greater than 42 degree, then TIR will happen, TIR will occur, right। तो अगर हमारी कोई कभी भी इंसिडेंट एंगल 42 डिग्री से ज्यादा हुआ डेंसर मीडियम में, जब लाइट की रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएंगी, और हमारा इंसिडेंट एंगल 42 डिग्री से ज्यादा हो, यानी 42 डिग्री से बढ़ जाए,
तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ देखते हैं अपन क्या होता है। देखिए देखिए ये 90 और ये दोनों साइड इक्वल, तो फिर ये कितना हुआ 45 और ये कितना हुआ भाई 45, राइट। तो यहाँ से अगर लाइट रे आती हैं, देखो ये लाइट रे, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लेकिन लाइट की रे परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये सीधी चली जाएंगी, कोई रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहे हैं, राइट। तो जब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हुआ 45, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, ये एंगल भी 45 हो गया। और अगर ये एंगल 45 है विच इज ग्रेटर देन 42 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये 45 तो बोले ये भी 45 के एंगल से निकल जाएगा। तो जो भी लाइट की रे जैसे आएंगी वो कुछ भी रिफ्लेक्शन ना होते हुए भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नजर आएगा, लाइक दिस। तो इसका मतलब हम इसको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कह सकते हैं। पार्शियली रिफ्रैक्शन है जो होने वाला नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल राइट फॉर 33, राइट। समझ लो आराम से, ये एक अच्छा ही क्वेश्चन था। समझो किसी बच्चे को अगर ये बात पता होगी 42 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लोगों बच्चों को पता होगा, आई एम श्योर कि जो बच्चों ने हमारे यहाँ पर वाई एकेडमी में जो ये पढ़ाई की थी, तो मैंने खुद उनको ये एंगल के बारे में बात की थी, वो बच्चे आज देख रहे होंगे जो वीडियो, उनको पता है। तो हमारी जो ये एकेडमी है इसी तरीके के क्वेश्चंस और इसी तरीके की प्रैक्टिस के लिए जानी जाती है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर सही से कुछ तैयारी करनी है तो यू कैन कम टू अस एज वाई एकेडमी। 34, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिकल मिरर। मैजिकल मिरर के सामने खड़ा है, ये मिरर है, मैजिकल है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बना दिया, यहाँ पे कोई चाइल्ड खड़ा है, राइट, उधर देख रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रश्न में ये बताया है कि उसकी बॉडी का जो हेड है वो बड़ा दिखता है, उसको हेड जो है ना यहाँ बड़ा दिखता है, ये अपना हेड, और मिडिल का पार्ट है वो सेम दिखता है, और जो पैर है ना वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, छोटे छोटे, यानी ये पार्ट बिगर और बीच का पार्ट सेम और ये स्मॉलर दिखता है, राइट। तो पूछा ये गया है, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो क्या कॉम्बिनेशन है, ये किस तरीके के 3 मिरर से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन कैसा है। 1 इज प्लेन कॉन्वेक्स कॉन्केव, यानी ऊपर वाला प्लेन, बीच में का कॉन्वेक्स और नीचे का कॉन्केव है क्या। 2 नंबर कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन, कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन। 3rd नंबर कॉन्वेक्स प्लेन कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन कॉन्वेक्स। 4th कॉन्वेक्स प्लेन कॉन्केव। क्या होना चाहिए तो आप बताइए। तो आपको पता है, देखिए पहले तो बीच में मिडिल में जो सेम टू सेम इमेज देता है उसे हम प्लेन कहते हैं कि नहीं, प्लेन मिरर ही तो है जो सेम टू सेम अपनी इमेज बनाता है। फिर आपने सुना होगा डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, जो हमारे इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, एनलार्ज करके दिखाते हैं, वो कौन सा होता है कॉनकेव। तो बड़ा जो होने वाला है वो कॉनकेव, और ये वाइड एंगल मिरर होता है जो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है लेकिन थोड़ा स्मॉल साइज का करता है, तो स्मॉलर इट इज कॉन्वेक्स। सो कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स, इट शुड बी द राइट कॉम्बिनेशन, कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स। 3rd नंबर इज द राइट आंसर फॉर दैट, 34 का 3rd।
फिर है क्वेश्चन नंबर 35। ए स्ट्रेट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है देखिए, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वर्टिकल वायर कैरिंग करंट, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, कैरिंग करंट इन अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसमें ऑप्शन हमारे को ये दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इन वर्टिकल प्लेन होंगे, टू इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, थर्ड वन इज नो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा क्या, एंड नंबर फोर्थ राइट ऑफ वायर हॉरिजॉन्टल एंड लेफ्ट ऑफ वायर वर्टिकल, राइट में हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट में वर्टिकल होगा, ऐसा बताइए। तो आपको पता है, ये आपने पढ़ाई होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, कि जब कोई वायर में करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो होती है तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस टाइप का बन जाता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब अगर ये प्लेन है इस तरीके से तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेंगे, वायर में करंट ऊपर की तरफ जाएगा। So magnetic field in horizontal plane, this is the right answer for question number 35, that is 2. थर्टी सिक्स जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ये चार रेजिस्टेंस हैं, इनको सीरीज में लगाया गया है, चारों को ऐसे सीरीज में लगाया गया है, 4, 8, 10, 20 इन पैरेलल, सॉरी पैरेलल में लगाया गया है, सॉरी पैरेलल में लगाया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना इनमें, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R equivalent will be number 1 less than 4 ohm, number 2 greater than 4 ohm, third between 4 and 8, and fourth greater than 20. क्या होना चाहिए ये पूछा है। तो आपको तो पता है जब हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाता है, और जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी कम हो जाता है। तो लेस देन 4 ओम, 4 ओम सबसे छोटा है, उससे भी कम हो जाएगा, तो लेस देन 4 ओम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। 37 देखते हैं, और 37 ओम्स लॉ के ऊपर आधारित है। देख रहे हैं आप कि साहू कॉलेज में आने वाले प्रश्न कोई हार्ड तो है नहीं, सिंपल ही है, बट वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हैं, इसके लिए थोड़ा सा लगता है बच्चों को भाई थोड़े हार्ड है, अदरवाइज है तो इजी। 37 टू रेसिस्टेंसेज आर जॉइंट फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, दो रेसिस्टेंस लिए पहले सीरीज में जोड़ दिया R1 R2, फिर लिया और पैरेलल में जोड़ दिया।
R1 R2। तो इससे क्या होगा देखो, R इक्वलेंट मोर होगा, इसमें बढ़ जाएगा, और इसका R इक्वलेंट लेस होगा। ये बात तो समझ गए। अब ये क्या दिया है इन्होंने, एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, तो VI ग्राफ कहते हैं इसको। विच, अब दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक ये और एक ये A है, ये B है। विच स्ट्रेट लाइन शो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, विच स्ट्रेट लाइन A और B shows parallel combination, shows parallel combination। ऑप्शन है 1 A, ऑप्शन 2 B, ऑप्शन 3 बोथ A and B, और ऑप्शन 4 is neither A nor B। ये दिया हुआ है। आपको तो पता है VI ग्राफ जो है ना, वो किसी भी VI ग्राफ किसी भी सर्किट के ना रेजिस्टेंस को शो करता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दिस ग्राफ, VI ग्राफ। मतलब यहाँ पे I एक्स एक्सिस पर और B होना चाहिए Y एक्सिस पर। तो जो है ना स्लोप जो है ना वो ये होता है, ये थीटा, tan थीटा इक्वल टू R, ये होता है। अब यहाँ पे ना ग्राफ दिया है उल्टा आपको, I इधर है और V इधर है, तो इसका मतलब स्लोप हम जब चेक करेंगे तो स्लोप चेक होगा ना ये वाला, इस एक्सिस से। तो ये देखिए, ये थीटा 1 है और ये देखो थीटा 2 है। तो विच स्ट्रेट लाइन विल शो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, यही है ना, रेजिस्टेंस कम होता है। तो किसमें रेजिस्टेंस कम है, जिसका स्लोप कम। तो ए का स्लोप कम दिख रहा है ना, tan थीटा 1 यहाँ पे कम है, tan थीटा 2 ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम आई एक्सिस से मापते हैं हमेशा स्लोप को, राइट। तो फिर ये ए का स्लोप कम है, इसका मतलब ए ये जो है ना हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। आएगा ध्यान में। सो 1 is the right answer for this question number 37। 1 is the right answer। सही से चल रहा है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब हम 38 ले लेंगे। क्वेश्चन 38 देखिए, 38 क्या कह रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर या किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कह सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, गिवन मीडियम इन डायमंड, ऐसा कहिए। अभी डायमंड दिया है इसलिए हम लिख देंगे डायमंड। तो ये है कितना बेसिकली, अगर इसको देखें तो 1.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं इसको, और इसी को हम 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो वही रख देंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे है 1.25 इंटू 10⁸, कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ गया 300/125, दिस बिकम्स 2.4, दिस इज द आंसर। और हमें ऑप्शन दिए हुए थे, पहला 1.25, दूसरा 2.4, तीसरा 3.6 और चौथा दिया हुआ है 1.2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल राइट फॉर क्वेश्चन 38।
टू वायर्स ए एंड बी मेड ऑफ कॉपर, दो वायर दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है, दोनों कॉपर के बने हैं। बोथ वायर 1 मीटर लॉन्ग, दोनों की जो लेंथ है ना सेम है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ए इज 2 मीटर थिक, ये 2 mm, इसकी ए ना 2 mm थिकनेस है और इसकी 4 mm थिकनेस है, यानी डबल है ये। इसका एरिया 4 mm थिकनेस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इन दोनों के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? नंबर 1, मोर फॉर ए वायर का ज्यादा होगा, मोर फॉर बी होगा ऑब्वियसली, फॉर बी। थर्ड, सेम फॉर बोथ, और फोर्थ, लेस फॉर बी एज कंपेयर टू ए। तो ये देखो कहीं ना साहू कॉलेज वाली बात, फंसाने की चक्कर में है आपको, और आपको पता होना चाहिए ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो होता है रो आर ए अपॉन एल, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो ये हमने मैनिपुलेट करके निकाल दिया। लेकिन है क्या इसमें, जब भी एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उसका, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। इसी तरीके से अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी इनका एडजस्टमेंट इधर ही चलता रहता है। it will remain a constant, it is the specific fixed value for a material, does not depend L A and other things, उसके ऊपर कुछ डिपेंडिंग है ही नहीं इसकी। तो ये तो भाई सेम ही रहेगा हर तरफ, चाहे तुम वायर को मोटा करो, पतला करो, लंबा करो, छोटा करो, कुछ भी कर लो। तो सेम फॉर ए एंड बी, बोथ सबके लिए सेम रहेगा। आंसर नंबर 3 इज ऑल राइट फॉर दिस, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फिर स्टूडेंट, आपको आई एम श्योर मजा आया होगा इसको देख के। आप मैच कर लीजिए अपने आंसर और अंदाजा लगाइए आपके स्कोर का। हम बाकी के 10 क्वेश्चन थोड़ी देर में लेने के हाजिर होंगे, राइट।